नमस्कार, आपके साथ मैं सुदेश नैन मूर। आप मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 हरियाणा के सोशल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई। सुबह 12 बजे मेदांता अस्पताल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली। वो 89 साल के थे, कई बीमारियों से जूझ रहे थे, उम्र से संबंधित उनकी बीमारियां थी, जिसके चलते आज उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, चौटाला परिवार के लिए। हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से जुड़ी हुई, उनके सियासी सफ़र से जुड़ी हुई, किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में वो अपना प्रभाव रखते थे, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है, ना सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि हरियाणा की राजनीति के लिए, यहाँ की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि 1 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ एक सियासी परिवार में। चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला। तो जाहिर सी बात है, अगर सियासी परिवार में जन्म हुआ है तो सियासी रुचि उनकी रही होगी। बाकी भाई भी उनके राजनीति से सरोकार रखते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ही एक बड़े कद के नेता के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने रख पाए। खासतौर पर हरियाणा की जब चुनावी राजनीति की बात होती है तो ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र बार बार होता है, आगे भी होता रहेगा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है, कभी 5 दिन के लिए, कभी 171 दिन के लिए, कभी 5 साल के लिए, कभी 1 साल के लिए वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। काफ़ी महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री का, लेकिन हर बार किसी न किसी विवाद की वजह से, किसी न किसी ऐसे घटनाक्रम की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की कमान उन्होंने संभाली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1989 में वो पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। जो घटनाक्रम हुआ उस पर हम बात करेंगे। 1989 में जब जनता दल प्रचंड बहुमत के साथ देश की सरकार बन रही थी, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस वक्त चौधरी देवीलाल को ऑफर हुआ था उप प्रधानमंत्री का पद। उप प्रधानमंत्री का पद वो स्वीकार कर भी लेते, लेकिन हरियाणा की कमान किसको सौंपते, ये बड़ा सवाल था उनके सामने। और दुविधा थी कि आखिर अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए। दोराहे पर खड़े हुए थे कि अब क्या मुझे सेंटर में जाकर राजनीति करनी चाहिए, अगर ऐसा मैं फैसला करता हूँ तो फिर हरियाणा की कमान किसको सौंपी जाए। इसी दुविधा के बीच उन्होंने हल निकाला कि मैं सेंटर में जाऊंगा, मैं उप प्रधानमंत्री की पद की शपथ लूंगा और प्रदेश की कमान मैं अपने बेटे ओम को, यानी ओम प्रकाश चौटाला को, जो प्यार से उनको ओम बुलाते थे चौधरी देवीलाल, तो ओम को सौंपूंगा। उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली चौधरी देवीलाल ने, सेंटर की राजनीति में चले गए। प्रदेश की कमान सौंपी गई ओम प्रकाश चौटाला को। दिल्ली में हरियाणा भवन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया गया ओम प्रकाश चौटाला को, और इस तरीके से राजनीति में उनकी एंट्री हुई। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा सदस्य थे, राजनीति में एंट्री उनकी हो चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कमान उनको सौंपी गई थी। 6 महीने के अंदर उनको विधायक का चुनाव लड़ना था, विधायक बन के विधानसभा पहुंचना था। ये संवैधानिक तरीका था। तो ऐसे में उनकी शुरुआत हो गई थी। एक बड़े कद के नेता क्या वो बनेंगे, क्या वो उसी तरीके से अपने पिता के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो हरियाणा की राजनीति को नए आयाम तक ले जाएंगे, चौटाला परिवार की राजनीति को, उस विरासत को संभाल पाएंगे, एक बड़ा सवाल था। लेकिन यहाँ से उनकी शुरुआत हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया था। उसके बाद वो 4 बार और मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज उनका निधन से ज़रूर एक बड़े स्तंभ के रूप में उनका जाना हुआ हरियाणा की विरासत के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए एक बड़ा धक्का है। ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कद रखता है। चौधरी देवीलाल के परिवार की बात हो या फिर चौधरी बंसी लाल या फिर भजन लाल, 3 लालों की राजनीति होती थी। लेकिन ये लालों की राजनीति में तीसरा परिवार था चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल के स्वर्गवास के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी सियासी विरासत को बखूबी संभाला। साथ में जो उनका कार्यकाल रहा, जो उन्होंने प्रदेश के लिए काम किए, और उनका जो पारिवारिक सियासी जो पारी है उनके परिवार की, उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से उनका परिवार था, उनका उस परिवार का हरियाणा के विकास में, हरियाणा की राजनीति में क्या योगदान रहा। ओम प्रकाश चौटाला
मुख्यमंत्री तो बना दिए गए थे 1989 में, उनको प्रदेश की कमान भी सौंप दी गई थी। लेकिन जब चुनाव हुए 6 महीने के अंदर जो उनको चुनाव जीतना था, तो चुनाव हुए तो चुनाव महम सीट खाली की गई थी, महम विधानसभा सीट जिससे उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन महम विधानसभा सीट पर जब चुनाव हुई, जब वोटिंग का दिन आया तो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग भी हुई, बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगे। इन आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया था। वोटिंग फिर से हुई, तब भी दंगे हुए, फसाद हुए और यहाँ पर एक डमी कैंडिडेट अमीर चंद जो खड़ा किया गया था, कहते कि डमी कैंडिडेट थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप दांगी पर लगा था क्योंकि मदीना गांव से दोनों ताल्लुक़ रखते थे और वोट काटने के लिहाज से उनको कहते हैं कि खड़ा किया गया था। ये उस वक्त के जो लोग हैं, जो बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम को देखा था, उनकी तरफ से कहा गया। तो महम कांड के नाम से इस पूरे प्रकरण को, पूरे एपिसोड को जाना जाता है क्योंकि जब ओम प्रकाश चौटाला के बात आए कि उनके कार्यकाल की बात आएगी तो 2 महत्वपूर्ण कांड जिन पर बार बार चर्चा होगी, जिन पर बार बार सवाल भी पूछे जाएंगे, जिनके बारे में जानने के लोगों को उत्सुकता भी रहेगी। एक तो महम कांड और एक दूसरा कंडेला कांड। तो महम कांड का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस दौरान बहुत लड़ाई झगड़ा, हिंसा हुई थी, जाने गई थी, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। चुनाव हालांकि जीत गए थे ओम प्रकाश चौटाला और वहाँ से फिर चुनावी राजनीति का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2005 तक जाकर चला। 2005 के बाद कभी इनेलो सत्ता में वापस नहीं लौट पाई। अब 2024 चल रहा है जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ। एक बड़ी विरासत अपने पीछे जो छोड़ के जाने की उनकी मंशा थी वो उस तरीके से अधूरी रही क्योंकि अब इनेलो हो या फिर इनेलो से निकलकर जेजेपी बनी, वो हाशिए पर जा चुकी हैं। प्रदेश की राजनीति में बहुत हाशिए पर जा चुकी हैं और क्षेत्रीय राजनीति भी यहाँ पर हाशिए पर जा चुकी है। क्षेत्रीय राजनीति का वो प्रभाव, वो अस्तित्व नहीं रहा है, वो वर्चस्व नहीं रहा है जो कभी चौधरी देवीलाल, बंसीलाल भजनाल के वक्त में था, ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में था। तो हम फिर से महम कांड पर जाएंगे। महम कांड का जिक्र हमने किया। उसके बाद हम बता चुके 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे ओम प्रकाश चौटाला। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनका ये कहना है कि जो ओम प्रकाश चौटाला है उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी जो याददाश्त थी बहुत मजबूत थी। अगर वो किसी से एक दफ़ा मिल लेते थे उसको ज़िंदगी भर याद रखते थे। अपने कार्यकर्ताओं के, अपने वर्कर्स के नाम उनको ज़ुबानी याद थे। किसी गांव, कस्बे, शहर जाते हुए जब भी उनको कोई मिलता था बाकायदा वो नाम लेकर उनको पुकारते थे, बुलाते थे, उनको संबोधित करते थे। इसके अलावा वो बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते थे। प्रशासनिक जो पकड़ थी उनकी वो बहुत ज़बरदस्त थी। विकास के भी कई आयाम उनके मुख्यमंत्री रहते हुए स्थापित किए गए। बिजली सुधार की बात हो या फिर हम सड़कों के निर्माण की बात करें, खेत किसानी के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। किसानों के लिए खासकर जो बिजली माफ़ी का था, कर्ज माफ़ी का फैसला था, वो बहुत बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया था और यही वजह है कि उनकी सरकार 2000 में फिर से आई। एक बड़ा वादा किया था जनता से, लेकिन बिजली से संबंधित एक बड़ा जो मामला था वो कंडेला कांड, जिसको लेकर विरोधी आज भी उन पर सवाल खड़े करते हैं। बिजली माफ़ी की घोषणा की थी, वादा किया था, सरकार भी बन गई, इनेलो की सत्ता में भी आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन उस वक्त नए मीटर लगाए गए। इसका विरोध किया तो किसानों की तरफ से, जो ग्रामीण थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है, हमारे ऊपर बोझ लादा जा रहा है और कंडेला गाँव के लोगों ने इसका विरोध किया, सड़कों पर उतर आए और इसी बीच पुलिस की तरफ से उनको रोकने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 10 के आसपास लोगों की, किसानों की मौत हुई थी। तो एक बड़ा धब्बा महम कांड और कंडेला कांड के रूप में ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर रहा और जिसको लेकर विरोधी आज भी सवाल खड़े करते हैं। तो ये 2 बड़े विवाद थे। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा विवाद था जिसके बाद बिल्कुल इनेलो हाशिए पर चली गई, ओम प्रकाश चौटाला की जो सियासी विरासत थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। वो ये था कि जेबीटी भर्ती हुई थी, जेबीटी भर्ती घोटाला, उसमें आरोप लगे कि इसमें घोटाला किया गया है और इस पे आरोप, जो मुख्य आरोपी उनमें थे ओम प्रकाश चौटाला थे क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे सरकार का हिस्सा तो नहीं थे, अजय चौटाला, उन पर भी ये आरोप लगे थे और इन आरोपों के तहत उनको सज़ा भी मिली। ओम प्रकाश चौटाला को 8 साल की सज़ा, वो जेल काट के आए, 8 साल जेल में रहे, तिहाड़ जेल में रहे। वहीं पर 82 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी पास की। आप इससे उनकी निष्ठा, उनके जुझारूपन उनको आप समझ सकते हैं कि 82 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं जेल में रहकर 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करता हूँ, जो उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तो इस जोश, जुनून और निष्ठा के परिचायक थे ओम प्रकाश चौटाला।
उनके व्यक्तित्व को लेकर बहुत सारे किस्से और हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन हम जो पारिवारिक विरासत है उस पर हम थोड़ा सा जिक्र उनका करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे उनका जाना हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ा आघात है, एक बड़ी क्षति है, एक बड़ी कमी है, एक शून्य जो पैदा होगा और जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, वो कैसे है। देखिए, चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो कहीं ना कहीं आज के जो राजनीति का परिदृश्य है, वर्तमान में जो हरियाणा की राजनीति है, वो एक प्रतीक थे क्षेत्रीय राजनीति का, जो कि अब खत्म होता जा रहा है। हरियाणा में कम से कम हम कह सकते हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी दो मुख्य पार्टियां रह गई हैं, क्योंकि इनेलो 2005 में ही 9 विधायकों के साथ सिमट कर रह गई थी। उसके बाद उम्मीदें थी कि आगे जाके ये सर्वाइव करेगी, लेकिन इनेलो 2018 में आकर 2 पार्टियों में बंट गई। इनेलो से निकलकर जेजेपी बनी, जननायक जनता पार्टी। अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें भी जीती जननायक जनता पार्टी ने, और उसके चलते सत्ता की चाबी उनके पास रही। बीजेपी को या किसी कांग्रेस को, किसी भी दूसरी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी ने हाथ मिलाया, वो मुख्यमंत्री का पद दुष्यंत चौटाला को मिला, और वहीं सरकार फिर से बनी बीजेपी की। 75 पार का नारा दिया था, लेकिन जादुई जो आंकड़ा है बहुमत का, उसको नहीं छू पाई थी। ऐसे में जो चुनावी समीकरण होते हैं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, उसमें जेजेपी के सहारे 4.5 साल तक बीजेपी ने सत्ता अपने पास रखी, सरकार चलाई। लेकिन 2024 के चुनाव में, क्योंकि नेलो पहले कमज़ोर हो चुकी थी और इस बार उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करिश्मा होगा, लेकिन उधर से कांग्रेस की हवा की बातें थी कि कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस का तूफान है, यहाँ माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इसके चलते जब चुनाव हुआ तो चुनाव परिणाम में जेजेपी शून्य, यानी जेजेपी का खाता नहीं खुल पाया। 2019 में जिस पार्टी ने करिश्मा करके दिखा, 2024 में उसका खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं INLD, जो इंडियन नेशनल लोक दल है, उसके सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए, और पार्टी के जो सर्वा हैं अभय चौटाला, वो एलनाबाद से अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव हार गए। अर्जुन चौटाला रानिया से और डबवाली से चौधरी आदित्य देवीलाल चौटाला चुनाव जीत पाए। सिर्फ 2 विधायक चुन के विधानसभा पहुंचे। ऐसे में जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनका अस्तित्व पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, खत्म हो चुका है। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में रह गई है। और ओम प्रकाश चौटाला हमेशा से इस बात पर जोर देते थे कि राजनीति, प्रदेश के विकास के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व रहना, उनका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस और बीजेपी से टक्कर के लिए बार बार उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही। वो खुद एनडीए का लंबे वक्त तक हिस्सा रहे, लेकिन एनडीए से जब दूरियां हुई, उसके बाद वो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में कई बार जुटे। उन्होंने कई बार मंच पर, जब स्थापना दिवस होता था पार्टी का, या फिर उसके अलावा जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाती है इनेलो की तरफ से, जब वो अपने पुराने साथियों को बुलाते थे, चाहे वो जेडीयू की बात हो या फिर अकाली दल की बात हो, तो हमेशा से उनकी तरफ से कहा जाता कि हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों को बचाना बहुत ज़रूरी है प्रदेश के लिए, देश के लिए, संघीय ढांचे को बचाए रखने के लिए। ऐसे में उनका एक अधूरा सपना हम कह सकते हैं कि ज़रूर रहा, लेकिन हरियाणा में अब क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व उनके साथ ही खत्म हो गया है। जेजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इनेलो हाशिए पर जा चुकी है। एक बड़े कद के नेता का हमारे बीच से जाना एक बिल्कुल ऐसी हानि है, ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो हमेशा याद किए जाएंगे। रोजगार की बात हो, बिजली की बात हो, जो सड़कों का ढांचा उसको खड़ा करने की बात हो। आज उनके साथी भी कहते हैं कि ऐसे राजनेता जो जनता की नब्ज़ जानते थे कि जनता के बीच में क्या माहौल है, उनकी क्या समस्याएं हैं, किसान का मेरे वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहे।